नॉर्थ इंडिया में देसी भाषा में कहा जाता है कलेश पड़ जाना, जिसको सभ्य भाषा में बोला जाता है विवाद या मतभेद पैदा हो जाना। कलेश वर्ड का खैर किस किस को पता था, नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो काफी इंफॉर्मेशन है, इसलिए एंड तक देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, और वहीं पर ब्रिक्स देशों के बीच एक कलेश पड़ गया है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर को लेकर है, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप। दरअसल यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में नए और पुराने ब्रिक्स संगठन के सभी 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में शामिल हुए। भारत की तरफ से हमें रिप्रेजेंट किया था हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने। अब किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग की तरह यहां पर भी सभी देशों को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करनी थी, जिसमें बताया जाना था कि ब्रिक्स के 10 देशों का क्या स्टैंड है। लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, क्योंकि जो ब्रिक्स कैबी के 10 देश मेंबर हैं वो एक बात के ऊपर राजी नहीं हो पाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब साइडलाइंस के ऊपर ब्रिक्स देशों की कोई मीटिंग हुई हो और सभी देश एक साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस मीटिंग में 2 नए ब्रिक्स मेंबर देशों ने क्लेश डाल दिया था। हुआ यह कि इस मीटिंग में मिडल ईस्ट से लेकर बायलट ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर तो सभी 10 देशों के बीच एक सहमति बन गई, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद कौन सा नए देश होंगे और ब्रिक्स के देश किनको सपोर्ट करेंगे, इस बात के ऊपर मीटिंग में कलेश डल गया। दरअसल पिछले 2-3 साल से जब ब्रिक्स संगठन को एक्सपेंड करके नए देशों को जोड़ने के लिए जब डिस्कशंस चल रही थी, उस समय भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों उन्हें नए देशों के सामने क्लियर कंडीशन रखी थी। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और नए परमानेंट मेंबर्स को लेकर जब भी रेजोल्यूशन आएगा तो उसके लिए 5 नए देश भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नाम का समर्थन करेंगे, यानी कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए सपोर्ट करेंगे, हमारे पक्ष में वोट करेंगे। अब जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल ब्रिक्स में 5 देश तोड़े गए थे, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और इथियोपिया। इन 5 में से हर एक देश ने कहा था कि वो परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब इन 5 देशों को जोड़े हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 2 नए ब्रिक्स मेंबर्स आज ही बाकी हो गए हैं। यह 2 देश हैं, इजिप्ट और इथियोपिया। यह दोनों ही अफ्रीकन देश हैं, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जब बात आती है, वो आपने सुना होगा कि भारत के साथ साथ अफ्रीकन देशों का भी नाम जोरों शोरों से लिया जाता है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इस समय एक भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं है। और जब भी अगले रिफॉर्म्स होंगे, अफ्रीका से एक देश तो जरूर ऐड किया जाएगा। अब वो देश कौन सा होगा, सारा विवाद इसी मसले के ऊपर है। अफ्रीकन देशों में भी 2-3 नाम है जो सबसे ऊपर चल रहे हैं, वही साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इजिप्ट। इन तीनों देशों की सेना और अर्थव्यवस्था बाकी सभी अफ्रीकन देशों में सबसे स्ट्रांग है। इनमें से इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश ब्रिक्स के मेंबर हैं। अब ये तीनों देश ही आपस में लड़ रहे हैं कि अफ्रीका से वो कौन सा देश होगा जो रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनेगा। साउथ अफ्रीका क्योंकि पहले से ब्रिक्स का मेंबर था, इसलिए अगर रूल्स के हिसाब से चला जाए तो इजिप्ट और इथियोपिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना चाहिए, जो पुराने ब्रिक्स देशों ने ज्वाइनिंग के समय कंडीशन रखी थी। लेकिन ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद इजिप्ट और इथियोपिया, इन दोनों देशों ने परमानेंट मेंबर और वीटो पावर के लिए साउथ अफ्रीका के नाम के ऊपर हामी भरने से इनकार कर दिया है। यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर ब्रिक्स संगठन के 10 देशों के विदेश
मंत्रियों की जो मीटिंग हुई उसमें 52 पैराग्राफ की एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाई गई थी। इस जॉइंट स्टेटमेंट में एक सेक्शन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का। इस सेक्शन में मेंशन किया गया था कि ब्रिक्स के देश परमानेंट मेंबर्स के तौर पर भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का नाम शामिल करना है, यानी कि अफ्रीका से साउथ अफ्रीका होगा। लेकिन इजिप्ट और इथियोपिया ने इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। इजिप्ट और इथियोपिया ने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कौन सा देश रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बने। भारत और ब्राजील से तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के नाम के ऊपर हम सहमति नहीं देंगे। कई मिनट्स तक चर्चा हुई, लेकिन इजिप्ट और इथियोपिया ये दोनों ही देश इन्होंने चुपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ब्रिक्स देशों की ये मीटिंग बिना किसी जॉइंट स्टेटमेंट के एंड करनी पड़ी। मसला यह है कि इजिप्ट खुद अपने लिए परमानेंट मेंबरशिप चाहता है और इथियोपिया ने क्लियर किया है कि वो किसको सपोर्ट करेगा, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट या फिर नाइजीरिया को डोट। उन्होंने अब ये फैसला नहीं किया है। दरअसल अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीका में जितने भी देश आते हैं वो अभी तक खुद आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके कॉन्टिनेंट से किसको वेट और पावर दी जाए। अफ्रीकन यूनियन कहता है कि हमारे दो देशों को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। यह तो खैर पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात तो 100% श्योर है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद एक अफ्रीकन देश तो परमानेंट सीट के ऊपर जरूर बैठेगा। अब वो एक देश कौन सा होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, और दो सबसे बड़े दावेदार इजिप्ट और साउथ अफ्रीका की लड़ाई अब ब्रिक्स के फॉर्म तक आ गई है। बात करते हैं कि अब इस चीज के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होंगे। इस समय रशिया और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स को G20 की तरह एक बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं। पिछले साल ही ब्रिक्स के मेंबर्स की संख्या 5 से 10 हुई थी, और अब रशिया और चाइना चाहते हैं कि ब्रिक्स में 5 और देशों को ऐड किया जाए। रशिया और चाइना की स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि इस समय अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न देश हैं इन सबने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लिया हुआ है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, FATF, इवन G20 भी इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का है, और यह देश इन इंस्टीट्यूशंस का यूज करके बस अपने फायदे के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्की रशिया के क्लोज जा रहा था। टर्की ने रशिया से S-400 परचेज किया था और कुछ डिफेंस डील्स भी साइन की थी। यह देखते हुए कि टर्की और रशिया के बीच डिफेंस टाइज काफी बढ़ने लगे हैं, दोनों देश काफी करीब आ रहे हैं। उसके बाद साल 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने टर्की को अचानक से ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और आरोप लगाए थे कि टर्की मनी लॉन्ड्रिंग और टेर फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। जैसे ही टर्की ने रशिया से परचेज किए हुए S-400 की बैटरीज को एक्टिवेट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और कहा कि हम रशिया से परचेज किए हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिलहाल के लिए एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो उसके तुरंत बाद FATF ने 2 साल के अंदर ही 2023 में टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। सेम इसी तरीके से किस देश को फाइनेंशियल एड देनी है, किसको मदद करने के लिए लोन देना है किसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर सर्विलांस और मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करनी है, यह सब डिसाइड करते हैं अमेरिका, फ्रांस और उसके अलाइज, और पिछले कुछ समय से रशिया और चाइना के ऊपर काफी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं और काफी सैंक्शंस लगा रहे हैं। रशिया और चाइना ऐसे में क्या चाहते हैं कि हम भी ब्रिक्स में ऐसे देशों को लाएं जहां पर आज बेशक इन देशों की इकॉनमी यूरोप या वेस्टर्न देशों के कंपैरिजन में स्ट्रांग ना हो, लेकिन फ्यूचर में वहां पर इकॉनमी ग्रोथ का स्कोप सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे देश ब्रिक्स में जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिन देशों में डेवलपमेंट का पोटेंशियल हो, जो आगे चलकर 10 से 15 सालों के बाद एक स्ट्रांग इकॉनमी
वाले देश बने, क्योंकि इस समय भारत, चाइना और रशिया की मदद से आपस में जब कोऑपरेशन बढ़ेगी, सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक्स देश आपस में यूएस डॉलर या फिर यूरो को बॉयकॉट करके खुद की करेंसी में ट्रेड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देश एक दूसरे देश के लिए ट्रेड बैरियर्स हटाकर मार्केट एक्सेस ज्यादा दे सकते हैं। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ब्रिक्स देश आपस में जॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किया था। इसकी मदद से ब्रिक्स देश एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। अकेले कोई भी देश अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन जब बड़े सारे देश एक साथ होंगे तो अमेरिका और उसके लाइच को हम चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए रशिया और चाइना ब्रिक्स को एक्सपेंड करके नए देशों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है उसकी साइडलाइंस के ऊपर जो इजिप्ट और इथियोपिया ने किया है, इससे ब्रिक्स के सभी देशों के कान खड़े हो गए हैं। यह तो खैर अभी मतभेदों की शुरुआत है। जैसे जैसे कोई संगठन बड़ा होता है, उसमें काफी सारे देश शामिल होते हैं, तो सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, जिसके कारण बड़े संगठनों में आपसी मतभेद के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नो डाउट कि ब्रिक्स में और भी डेवलपिंग देशों को ऐड करने से काफी सारे फायदे हैं, लेकिन जब ज्यादा देश साथ आते हैं तो सबको एक ही चीज के ऊपर सहमत कर पाना, एक ही चीज के लिए राजी कर पाना, यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो भारत सरकार के लिए चैलेंज ये है कि ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल ना हो जाए जो कल को भारत का ही विरोध करना स्टार्ट हो जाए। सेम आज जैसे इजिप्ट और इथियोपिया, ये दोनों देश ब्रिक्स का मेंबर बनने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए साउथ अफ्रीका का विरोध कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ऐसा कोई देश ब्रिक्स में शामिल ना हो जाए, जैसे कि आज की डेट में टर्की वो देश है जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए काफी हाथ पैर मार रहा है। लेकिन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि टर्की भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करे, कश्मीर को लेकर हमें टारगेट कर सकता है। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान का ब्रिक्स मेंबर बनना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।